गणित की इस कक्षा में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है रैखिक सममिति। और इसके लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर आर.पी. सिंह जी। प्यारे बच्चों, 3 कॉन्सेप्ट हैं गणित के जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है सर्वांग समता। आप जानते हैं सर्वांग समता क्या होती है। इसका अगर संधिविच्छेद करें तो सर्व अंग समता 3 शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है। सर्व माने सभी, अंग माने अवयव और समता मतलब समान हो। सभी अवयव जिनके समान हों ऐसे क्षेत्रों को हम सर्वांग सम क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात है रैखिक सममिति की, जो अभी पढ़ाई जाएगी और डॉक्टर आर.पी. सिंह आपको इस विषय में जानकारी देंगे। तीसरा एक और कॉन्सेप्ट है जो कक्षा 10वीं में आप पढ़ेंगे, वो है समरूपता का। समरूपता मतलब जिनके रूप समान हों, आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सर्वांग समता को हम अनुरूपता भी कहते हैं। अनुरूपता का मतलब है जिसके रूप और आकार समान हों, ऐसी आकृतियां अनुरूप कहलाती हैं। आइए अब हम रैखिक सममिति पर चर्चा करें डॉक्टर आर.पी. सिंह जी से। डॉक्टर साहब, रैखिक सममिति के बारे में अब आप क्या बताना चाहेंगे? ये आपने जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं की जो चर्चा की है, सर्वांग समता, जी सममिति और समरूपता। जी जिस तरह से आपने कहा कि सर्वांग समता, सब अंग जिसके समान हो। दूसरा है सममिति, सम अर्थात एक जैसा, और मिति मापन, मापदंड, मेजरमेंट, जिनका मेजरमेंट एक जैसा हो। जी सममिति के पीछे ये अवधारणा निहित है कि जो समान हो काहे में, मेजरमेंट में। जी अब हम इसे किस रूप में लेते हैं, इसकी थोड़ी सी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, पहले आप इस फूल को देखिएगा। प्रकृति की देन है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के फूल देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के, और एक से एक खूबसूरत। इनकी खूबसूरती का एक जो छिपा हुआ राज है वह है कि यदि इस फूल को आप देखें तो यहाँ एक जो केंद्र बिंदु है उसके इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये सब एक जैसे दिखाई देते हैं। ये एक बिंदु के परितः ये फूल जो है ना, इसके विभिन्न पंखुड़ियाँ एक जैसी मालूम पड़ती हैं। आप इस फूल को भी देखें। हाँ, उसे हटा दीजिएगा। ये इस फूल को देखिए। इस फूल में भी आप वही चीज़ देखेंगे कि एक आपका बीच का बिंदु है और बीच के बिंदु के चारों तरफ ये पंखुड़ियाँ एक जैसी फैली हुई हैं। ये प्रकृति की देन है। प्रकृति को ये सममिति बड़ी प्रिय है, ये बहुत ही प्रिय है। जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ हमें एक पत्ती को और देखिएगा। ये पत्ती है, ये भी प्रकृति की देन है। जैसे कि इसमें एक बिंदु के परितः पंखुड़ियाँ एक समान रूप में दिखाई दे रही थी, वहाँ एक बिंदु नहीं है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक लाइन है, एक अक्ष है, एक रेखाखंड है, उसके दोनों तरफ ये पत्तियाँ बिल्कुल एक जैसी तो नहीं हैं, लेकिन हाँ ऐसा मालूम पड़ता है कि लगभग एक जैसी हैं। तो एक तो हुआ बिंदु और एक हुआ रेखा। इनके दोनों तरफ यदि समान रूप से चीज़ें हैं तो हम उसे सममिति कहेंगे। जी ज्योमेट्री के रूप में यदि हम इसे लें तो हम इसकी चर्चा इस तरह से करना चाहेंगे कि
ये देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु ए है, ये जो एक ए डैश बिंदु और है जो कि जिसमें इस तरह का है कि ओ ए और ओ ए डैश ये समान है। ए ओ ए डैश एक तो एक रेखा पर है और ओ ए की दूरी और ओ ए डैश की दूरी ये बराबर है। हम इसे कह सकते हैं कि ए डैश बिंदु ए का ओ बिंदु के परितः प्रतिबिंब है। जी, एक ओ बिंदु है, एक ए बिंदु है, इसका ए का प्रतिबिंब ये ए डैश है। ये प्रतिबिंब हमेशा समान दूरी पर होता है ना। इसी तरह से यदि एक बिंदु यहाँ पर बी है तो ये बी बिंदु ओ बिंदु की परत है, इसका प्रतिबिंब बी डैश है। बी ओ बी डैश ये एक सरल रेखा में होंगे, ओ बी और ओ बी डैश ये बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये सममिति है किसके? बिंदु ए की परत है। जिस तरह से फूल में दिखाया था, एक बिंदु से चारों तरफ की दूरियाँ, चारों तरफ की जो पंखुड़ियाँ थी एक जैसी थी, यहाँ पर भी ओ बिंदु के जितनी दूरी पर ए है उतनी ही दूरी पर ए डैश है, जितनी दूरी पर बी था उतनी ही दूरी पर बी डैश है। तो इसको हम कहेंगे कि बिंदु ओ के परितः सममिति। बिंदु ओ के सम। हाँ, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जी कि ओ में होकर अगर हम एक समतल दर्पण रखें इसके अभिलंबत, तो उस समतल दर्पण से ए और ए का प्रतिबिंब ए डैश से बन जाएगा और बी का प्रतिबिंब बी डैश पे बन जाएगा। प्रतिबिंब दर्पण की बात हम थोड़ी देर लेंगे। अभी ये एक बिंदु के परितः हम जब सममिति देखते हैं तो हमें ऐसा है कि ए से ओ को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, ओ ए और ओ ए डैश ये बराबर कर लीजिए, तो हम कहेंगे कि ए बिंदु ए और ए डैश बिंदु ये सममिति हैं किसके? ओ के। यदि हम इसको देखें कि ए से हम बी की तरफ चलें इस तरह से, यहाँ पर हमारा चलना इस तरह से होगा, चलेंगे एक ही तरफ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, ए से बी और ए डैश से बी डैश पे। अच्छा, अब एक और सममिति आप देखिएगा, एक ये रेखा है एल डैश। अभी हमने बात की थी बिंदु के। अब जैसे कि यहाँ पत्ती में हमने बात कही थी रेखा की, एक मान लीजिए रेखा है, इस रेखा पर के ऊपर एक बिंदु ए है। यदि हम ए बिंदु से लंब डाल दें और उसे आगे बढ़ा दें कि एम ए और ए डैश, एम ए और एम ए डैश ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये ए का प्रतिबिंब हो जाएगा रेखा एल के परितः। ए का प्रतिबिंब होगा ए डैश किसके संदर्भ में? रेखा के संदर्भ में। इसी तरह से बी डैश ये प्रतिबिंब होगा बी का इस रेखा के परितः, और ए बी ये जो रेखाखंड है इसका प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश। यदि इस रेखा से हम प्रतिबिंब लें तो ए बी का प्रतिबिंब ये ए डैश बी डैश हो जाएगा। हम यहाँ कहेंगे कि ए बी और ए डैश बी डैश इनमें सममिति है, किसके परिप्रेक्ष्य में? रेखा के परिप्रेक्ष्य में। तो सममिति हमेशा या तो बिंदु के परिप्रेक्ष्य में होगी या रेखा के परिप्रेक्ष्य में होगी। और जैसे आपने कहा था दर्पण, तो तीसरी प्रकार की जो सममिति होती है वो तल के सापेक्ष होती है जी। तो बिंदु के सापेक्ष, रेखा के सापेक्ष और तल के सापेक्ष। हम यहाँ पर अपने आप को रेखा के सापेक्ष जो सममिति होगी उस पर अपने को सीमित करेंगे जी। ये एक चित्र देखिएगा, ये आपकी पुस्तक का ही एक चित्र है। ये चित्र पुस्तक में दिया हुआ है। हाँ, ये पेज नंबर 144 पर। हाँ, ये इसमें आप देखेंगे कि ये जो चित्र हैं, यदि एक बीच की रेखा खींची जाए तो इस बीच की रेखा के इस तरफ और इस तरफ ये चित्र एक जैसे नहीं है।
यहाँ पर भी हमें एक रूपता नहीं दिखलाई देती, यहाँ पर भी हमें यहाँ एक आँख है, एक आँख इधर नहीं है। यहाँ पर कुछ समरूपता हमें दिखाई देती है, एक रेखा खींचना जैसा चित्र एक तरफ बना है उसी तरह का चित्र दूसरी तरफ बना है। जहाँ समरूपता है वहाँ जो चित्र है वो थोड़ा सुहावना लगेगा, अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। और जहाँ समरूपता नहीं है वहाँ पे समरूपता सममिति नहीं है, सम्मिति नहीं है, तो चित्र कुछ आड़ा टेढ़ा अटपटा सा मालूम पड़ेगा। एक और ये चित्र देखिएगा, ये बड़ा खूबसूरत सा चित्र है ये। इसमें आपको एक यदि हम रेखा खींच दें बीच में यहाँ पे, तो इस रेखा के दोनों तरफ जैसी मछली ये बनी है वैसी तरह की मछली ये बनी है, जैसी मछली ये बनी है वैसी मछली ये बनी है, जैसा चक ऊपर की तरफ है वैसा ही चक नीचे की तरफ है। या हम इसको एक अक्ष मान लें तो जैसी आकृतियाँ इधर बनी हैं वैसी ही आकृति इस तरह की बनी हैं जी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें सममिति है। और ये जो रेखा जिसके दोनों तरफ सममिति है उसको हम सममिति अक्ष कहेंगे जी। तो दो बातें हुई, एक सममिति हुई और दूसरी हुई सममिति अक्ष। एक ऐसी रेखा जिसके दोनों तरफ दाईं तरफ बाईं तरफ या ऊपर और नीचे ये आकृति एक जैसी है देखने में भी और मेज़रमेंट में भी, तो हम उसे इस पूरी प्रक्रिया को तो हम कहेंगे इसमें सममिति है। और ये जो रेखा है इसको हम कहेंगे सममिति अक्ष। ये जैसे एक फूल देखे थे, एक और चित्र देखिएगा। क्या यहाँ पर सममिति अक्ष कोई हो सकती है? मान लीजिए हम इस तरफ यहाँ बीच में पेंसिल रख दें तो क्या इस पेंसिल के ऊपर और नीचे ये एक जैसे हैं? सेंगर साहब मेरे ख्याल में नहीं है। और ये ऐसे रेखा रख दें तो भी नहीं, तब भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो आकृति बनी है इस आकृति में कहीं सममिति नहीं है जी। एक कोई हम ऐसी अक्ष नहीं। एक और चित्र देखिए, बच्चा है, कुत्ता है, बच्चे के उस तरफ ये बच्चा होता तो हम कल्पना कर सकते थे कि शायद सम्मिति हो, तो इसमें हम सम्मिति यहाँ नहीं है। ये एक और चित्र देखिएगा कि मालूम पड़ता है कि यदि यहाँ पर एक इस तरह की अक्ष ले ली जाए तो इस अक्ष के दोनों तरफ बहुत कुछ सम्मिति है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि इनमें सममिति है जी। हैं? मालूम पड़ता है कि इनमें सम्मिति है, जैसी फिगर एक तरफ बनी है वैसी फिगर दूसरी, लेकिन इसमें भी सम्मिति नहीं है। अब हम कुछ और फिगर्स के बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसे हटा लीजिए थोड़ा सा ऐसे। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज न कहकर के हम इसे त्रिभुजाकार क्षेत्र कहेंगे जी। ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है। इसमें देखते हैं कि क्या हम कोई इस त्रिभुजाकार क्षेत्र में ऐसी रेखा खींच सकते हैं, ऐसी अक्ष खींच सकते हैं जिसके कि दोनों तरफ आकृति एक जैसी हो। हाँ जी। कुछ मालूम पड़ता है कि आकृति एक जैसी होगी जी। आकृति एक जैसी शायद नहीं है, क्योंकि इस तरफ का हिस्सा और इस तरफ का हिस्सा ये एक जैसी नहीं है ये जी। क्या हम ऐसी रेखा रख दें तब सम्मिति होगी? नहीं मालूम पड़ रही जी। यदि हम ऐसी रेखा रख दें, बीच के बिंदु से तो निकालना ही पड़ेगा जी, तब भी हमें मालूम पड़ता है कि इसमें कोई सम्मिति अक्ष नहीं है जी। क्योंकि इस पेंसिल के
दोनों तरफ ये आकृति ये एक जैसी नहीं है। ये दरअसल में एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं जी, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज में हमें देखने को ये मिला कि इसमें सममिति नहीं है। एक और आकृति देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। और इस समबाहु त्रिभुज में यहाँ पर एक समकोण भी है जी। तो समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु है और समकोण भी है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि हम इसे मोड़ दें तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा पूरा ढक लेता है जी। अब हम कह सकते हैं हमारे पास एक रेखा है, एक अक्ष है और इस अक्ष के दोनों तरफ की आकृति एक जैसी है जी। समान है, सम है। हाँ। तो सममिति समान है मेजरमेंट में जी, नाप जोख में समान है, इसलिए हमने इसको सममिति कहा। और ये जो अक्ष है इसको हम सममिति अक्ष कहेंगे। ये बात हुई एक समकोण त्रिभुज जो कि समद्विबाहु था। हाँ। यदि मान लीजिए समकोण नहीं है और समत्रिबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है जी, तो क्या उसमें सममिति होगी? यहाँ भी यदि हम मोड़ करके देखें तो एक दूसरे को ये कवर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो रेखा है ये इस आकृति की हाँ। सममिति अक्ष है जी। हमने असमबाहु त्रिभुज, हाँ। विषम बाहु त्रिभुज की बात की जी। समद्विबाहु त्रिभुज की बात की और पाया कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक अक्ष ऐसी है जिसके कि दोनों तरफ की बनी हुई आकृतियाँ समान होती हैं, या वो अक्ष दोनों उसको क्षेत्र को दो समान भागों में विभाजित कर देता है। अब ये एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये समान है। ये समबाहु त्रिभुज है। हम देखते हैं कि क्या इस समबाहु त्रिभुज में सममिति कोई सममिति अक्ष है जी। देखिए, हमने इसे मोड़ा और मोड़ करके देखा कि ये तो एक हिस्सा दूसरी पर को कवर कर लेता है, ढक लेता है। हाँ। तो इसका मतलब है कि ये जो रेखा है ये इसकी त्रिभुज की सममिति अक्ष हो गई जी। इसी तरह से इस तरह से मोड़ दें तो ये भी सममिति अक्ष हो गई, तो ये भी सममिति अक्ष हो गई। और यदि हम इसे इस तरह से मोड़ दें हाँ। तब भी एक ये सममिति अक्ष हो गई। तो जो समबाहु त्रिभुज है, समत्रिबाहु त्रिभुज है, उस समत्रिबाहु त्रिभुज में हमें तीन अक्ष ऐसी मिली, एक अक्ष, हाँ। दूसरी अक्ष और तीसरी अक्ष। ये तीन अक्ष ऐसी हैं जिनके कि परितः, जिनके दोनों तरफ ये आकृति समान है जी। तो एक विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममिति अक्ष नहीं थी, समद्विबाहु त्रिभुज में एक अक्ष थी। दूसरी हम नहीं निकाल पाएंगे। इसे यदि इस तरह से मोड़ करके देखें तो वो क्या कवर कर लेगा? नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल में नहीं कर पाएगा साहब, ये नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक अक्ष है, समत्रिबाहु में तीन अक्ष, आपके तीन अक्ष हुई। हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक वर्ग है। इसमें कितनी अक्ष हो सकती हैं जी? थोड़ा कोशिश करें जी। देखिए, वर्ग है, हाँ। ठीक है ना। वर्ग को हमने एक तो इस तरह से मोड़ दिया जी, इसके दो बराबर भाग हो गए। तो एक तो अक्षीय हो गई, एक अक्षीय हो गई, दूसरा अक्षीय हो जाएगा, हाँ। और तीसरा अक्ष विकर्ण की, मेरे ख्याल में तीसरा अक्ष विकर्ण का, हाँ। और चौथा अक्ष दूसरे विकर्ण का, चौथा। तो इसमें ये चार अक्ष हो गए। तो वर्ग में ये आपकी चार सममिति अक्ष हुई जी।
त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में 3, हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज में 1, विषम बाहु में कोई नहीं, और ये आयत में ये हमारे पास ये वर्ग में हाँ वर्ग में 4 हुई। 4 हुई। अच्छा, वर्ग के बाद और एक आकृति देखते हैं। ये आकृति आयत की है। आयत की आकृति है ये। इसको हम किस तरह से मोड़ें कि दोनों तरफ के हिस्से बराबर हो जाएं? जी, यदि हम मोड़ने में सक्षम हैं, मोड़ सकते हैं, तो जो मोड़ है उसको हम सममिति अक्ष कह देंगे, मोड़ को, हाँ, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये सममिति अक्ष है, एक हुआ, हाँ, और दूसरा सममिति अक्ष, एक दूसरी सममिति अक्ष है, क्योंकि ये दोनों ऊपर का नीचे का हिस्सा ये आपस में बराबर हो गई है, समान हो गए, ठीक है ना। अच्छा, जैसे वो जो विकर्ण आपने मोड़े थे, शंकर साहब थोड़ा सा इसे मोड़िएगा। हाँ, विकर्ण में इसे मोड़े हैं तो देखिए ये विकर्ण के परितः एक जैसे नहीं रहते हैं, एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं होते हैं, आप अलग अलग आप देख रहे हैं कि एक हिस्सा विकर्णों के परितः जब कर्ण उसमें वर्ग में जोड़ा था, हाँ, तो वो तो एक दूसरे को कवर ढकेगा। कर रहे थे, लेकिन अब ये आयत नहीं, में यहाँ पर नहीं ढकते हैं, हाँ, इसलिए ये विकर्ण के परितः सममिति नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा, एक दूसरे विकर्ण को भी देखें तो दूसरे विकर्ण के सापेक्ष भी ये सममिति नहीं होगी। दूसरे में भी आप देख लीजिए, ये सममिति नहीं है। इसका मतलब है कि हम प्रयोग करके देखें, जी। कागज ले लें, हाँ, वर्ग ले लें, हाँ, आयत ले लें, हाँ, एक ऐसी अक्ष पहचानने की कोशिश करें जिसके दोनों तरफ आकृति एक जैसी हो। अच्छा शंकर साहब, एक बात और देखिए, मान लीजिए आपने कहा था कि यहाँ तो सममिति है, हाँ, हम एक रेखा यहाँ और ये ले रहे हैं, ये हाँ, क्या ये सममिति अक्ष बन पाएगी? ये सममिति अक्ष नहीं बन पाएगी, क्योंकि देखिए इसके इधर का आकार छोटा है और ये आकार बड़ा है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढकते नहीं, यानी सममिति नहीं है, सममिति नहीं है, एक जैसा मेजरमेंट नहीं है, है। है ना, हाँ, एक जैसी नापजोक नहीं है, इसलिए ये सममिति अक्ष नहीं बन पाएगी। तो आपने वर्ग में देखा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर थीं। आयत में क्या चारों भुजाएं बराबर हैं? नहीं है, जी, शायद इसीलिए 4 अक्ष नहीं निकल कर के। जी हाँ, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थीं, जी, त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर थीं, 3 अक्ष निकल के आए। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं, तो 4 अक्ष 4 अक्ष निकल कर के आए। आयत में ऐसी बात नहीं है, जी, है ना। तो वहाँ सममिति अक्ष, दो ही आयत में केवल 2 निकली। एक और फिगर देखते हैं। देखिए, ये फिगर है हमारी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, समानांतर हैं। हाँ, ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज हम पहले ही देख चुके हैं। जी, क्या इसमें कोई सममिति अक्ष होगी? तो मोड़ करके देखिए सब, मोड़ कर देखें तो अगर बीच में से मोड़ के देखें तो देखिए ये दोनों समान नहीं होते, अलग अलग हैं। दूसरी तरफ इस मोड़ के तरीके से बीच में से मोड़ के देखें तो ये भी अलग अलग होते हैं, ये भी समान नहीं है। अगर हम कर्ण के उस पे मोड़ के देखें तो कर्ण के ये भी एक समान नहीं होते। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब और है कि समांतर चतुर्भुज में हाँ, कोई आपकी सममिति अक्ष नहीं है। हाँ, यही निष्कर्ष निकालेंगे। हाँ, दूसरे कर्ण पे भी देखिए तो ये भी नहीं है। हाँ भाई, देखो, ये प्रयोग करके जब हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि सममिति अक्ष है या नहीं है। ऐसी मोड़, ऐसी रेखा जिसके दोनों तरफ मोड़ने पर आकृति एक समान हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो हम उसे सममिति अक्ष कहेंगे। जी, और हमने पाया कि समांतर चतुर्भुज में कोई सममिति अक्ष संभव नहीं है। जी, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, एक और आकृति लेते हैं। ये शायद समानांतर ये चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है। ये हाँ, सम चतुर्भुज है, और सम चतुर्भुज की एक विशेषता रहती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं,
मतलब चारों भुजाएं बराबर रहती हैं और समांतर रहती हैं। तो ये भुजा बराबर भी हैं, ये चारों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। ज़रा इसको थोड़ा मोड़ करके आप देखिएगा। इसको अगर हम मोड़ के देखें, ये देखिए समचतुर्भुज है, इसको मोड़ें इसके विकर्ण के उस पर, तो ये इस तरीके से दो त्रिभुज बनते हैं जो दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं, अर्थात दोनों ही क्षेत्रफल में समान हैं। इसलिए ये जो इसका विकर्ण है ये इसकी सममित अक्ष हुई। अगर इसके दूसरे विकर्ण के परितः इसको मोड़ कर देखें तो आप देखेंगे कि इस समय भी दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेते हैं और दोनों क्षेत्रफल में समान होते हैं। इसलिए इस विकर्ण के परितः ये दोनों क्षेत्रफल कैसे होंगे? सममित आकार के होंगे। और ये जो दूसरा विकर्ण है ये भी इस क्षेत्र का सममित अक्ष कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका क्या था, ये समचतुर्भुज था। हाँ। तो समचतुर्भुज में आपको कितनी अक्षें मिली? दो अक्ष मिली। समचतुर्भुज है, यहाँ पर 2 अक्ष मिली जी। केवल आपको वर्ग में 4 मिली थी, वर्ग में 4 मिली, आयत में 2 मिली थी, आयत में 2, समांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं, समत्रिबाहु त्रिभुज में 3। ये जो निष्कर्ष हैं हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक छोटा सा प्रयोग और करते हैं, देखिए। ये हमने स्याही डाल दी है। हाँ। और ये मोड़ दिया। एक वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी आकृति बना दी थी। ये एक अक्ष है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसी आकृति वहाँ कुछ जगह पर स्याही नहीं आ पाई है, लेकिन जैसी आकृति यहाँ पर है वैसी आकृति पर दूसरी आकृति बन गई। हाँ। तो एक सममिति आकृति बनाने के लिए एक अक्ष ले लीजिए। हाँ। या पहले स्याही डाल दीजिए और कुछ डाल दीजिए, उसे मोड़ दीजिए, दबा दीजिए। तो दबाने के बाद में ये अक्ष, ये आपकी एक सममिति अक्ष हो जाएगी जी। और ये जो दोनों तरफ की आकृतियां हैं वो एक जैसी आकृतियां हो जाएंगी और एक जैसी आकृतियां होने से उनमें सममिति होगी। हाँ। अच्छा, एक प्रश्न आता है, क्या एक इसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज जी? ये जो समलंब चतुर्भुज आपका बना है, क्या इसमें कोई सममिति अक्ष हो सकती है? शंकर साहब मोड़ करके देखिए इसे। इसमें देखिए, ये समलंब चतुर्भुज का एक चित्र है और इस समलंब चतुर्भुज को अगर हम बीच में से इस तरीके से मोड़ें तो देखिए इसके ये जो अक्ष बनेगी, इसके दोनों ओर की आकृतियां एक जैसी नहीं हैं। ये आकृति भिन्न है, ये आकृति भिन्न है, तो इसलिए ये सममिति अक्ष नहीं होगा। अच्छा। इसी तरीके से अगर हम इस तरह से मोड़ें तो ये इस अक्ष के परितः भी दोनों आकृतियां एक जैसी नहीं होंगी, इसलिए बीच का ये रेखा भी इसकी सममिति अक्ष नहीं है। तो इसकी कोई सममिति अक्ष नहीं हो सकती इस समलंब चतुर्भुज में। जी। एक समलंब चतुर्भुज और है मेरे पास में जी, है ना। हाँ। इसकी ये भुजाएं समान हैं, हाँ। समांतर हैं, और ये भुजाएं समांतर तो नहीं हैं, हाँ। लेकिन कुछ इसकी आकृति इस तरह की, इस तरह मोड़ के दिखाइएगा। देखिए, अब ये हमने इस तरीके से लिया है, ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। ये रेखा इस रेखा के समानांतर है और हमने ये इस तरीके से लिया है कि इन बिंदुओं के दोनों तरफ बराबर दूरी हो, मतलब बीच की जो रेखा है उससे ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इसी तरीके से ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अब ये समलंब चतुर्भुज को अगर हम इस तरीके से मोड़ें तो आप देखेंगे कि एक तरफ की आकृति दूसरी तरफ की आकृति को पूरी पूरी ढक लेती है। ऐसे समलंब चतुर्भुज की ये जो रेखा है बीच वाली, ये सममित अक्ष है।
तो आपने निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि जो समलंब चतुर्भुज है उसमें अक्ष सममिति अक्ष हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका की आकृति कैसी है। कैसी है। आकृति अगर रेगुलर है, किसी नियम से बद्ध है, हाँ, इससे तो ये सममित हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। अच्छा, ये हमने बात की आपकी त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में जी। कुछ और आकृतियाँ लेते हैं। ये एक पंचभुज बना है ये जी, और ये पंचभुज सम पंचभुज है जी। इसकी पांचों भुजाएं ये बराबर हैं। जब ये भुजाएं बराबर हैं तो अब हम इसमें सममिति अक्ष कोई देखना चाहें, देखिए निकल सकता है ये यहाँ से। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसी फिगर इधर है ये वैसी फिगर उधर है, तो ये एक इसमें सममिति अक्ष हो जाएगी। हाँ। एक ये भी बन जाएगी सममिति अक्ष। हाँ। ऐसे कई एक आपकी ये बन जाएगी कौन सा, ये वाली। हाँ। शीर्ष से सम्मुख भुजा के ऊपर लंब डाल दें, शीर्ष से सम्मुख भुजा के ऊपर डाला गया लंब, ये सममिति अक्ष बन जाएगा जी। और 5 बन जाएंगे यहाँ। हाँ, यहाँ पर एक सममिति अक्ष, दूसरी, ये आपकी तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। हाँ। तो ये आपका जो सम पंचभुज था जी, जिसकी कि पांचों भुजाएं बराबर थीं, उसमें 5 सममिति अक्ष निकल कर के आई जी। ठीक है ना। हाँ। अच्छा, एक इस तरफ का और देख लें। ये असल में सम पंचभुज ये बना है वृत्त के अंदर। एक वृत्त के परितः देखिएगा जो आपका सम पंचभुज बना है, इसमें भी आपकी ये सामने के शीर्ष से, हाँ, सामने के शीर्ष से भुजा पर लंब डाला गया लंब, वो सममिति अक्ष बन जाएगा। दोनों तरफ की आकृतियाँ एक जैसी हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि एक सम पंचभुज में 5 सममिति अक्ष निकल कर के आई। एक और देखते हैं। ये है आपकी आकृति, थोड़ा सा उल्टा कर दें साहब इसे, षटभुज। हाँ, घुमा दीजिएगा। ये सम षटभुज है, रेगुलर हेक्सागन जी। रेगुलर यानी सब भुजाएं इसकी समान हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे क्या कोई ऐसी अक्ष निकल सकती है जिसके परितः इसे मोड़ दें तो एक हिस्सा पूरी तरह से दूसरे हिस्से को ढक ले। इसमें तो डॉक्टर साहब बहुत निकल सकती है। देखिए, देखते हैं कितनी निकलेंगी। एक तो ऐसा मालूम पड़ता है शायद यदि मोड़ दें तो ये हिस्सा नीचे वाले हिस्से को कवर कर लेगा जी। तो एक तो सममिति अक्ष ये निकली। अच्छा, इसी तरह से यहाँ से निकलेगी ये क्या? हाँ। एक ये यहाँ से निकलेगी। हाँ। एक इसको तो हमने ले लिया है। हाँ। इसको ले लिया। हाँ। एक इसको लिया और इसको लिया, तो ये 3 सममिति अक्ष निकली जी। क्या कोई और भी हो सकती है? डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं, है ना। हाँ, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें। आपका कहना ये है इस तरह से। हाँ। तो देखिए, हाँ, जैसी आकृति ये इधर होगी और वैसी ही आकृति आपको इधर दिखेगी। हाँ। तो एक अक्ष ये बन जाएगी, दूसरी अक्ष ये बन जाएगी और तीसरी अक्ष ये बन जाएगी। तो कुल 6 हो गए। कुल 6 अक्ष बनी। हमारी शक्ल कैसी थी, आकृति कैसी थी? षटभुज। सम षटभुज। हाँ। तो सम षटभुज में 6 सममिति अक्ष निकल करके आई, ठीक है ना। हाँ। सम पंचभुज में कितनी आई निकल के आई थी? 5 निकल के आई। और सम चतुर्भुज में आई थी वर्ग में। अपना वर्ग वो भी एक सम चतुर्भुज है जी, है ना। हाँ। सम चतुर्भुज, उसमें 4 अक्ष निकल के आई। सम त्रिभुज 3, वर्ग में 4, सम पंचभुज में 5 और सम षटभुज में 6। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यह आकृति है हमारी अष्टभुज। सम अष्टभुज। सम अष्टभुज जी।
तो इसमें उस गणना के अनुसार तो कितनी अक्ष निकलनी चाहिए? 8 निकलने। 8 निकलनी चाहिए। 3, 4, 5, सम पंचभुज में 5, सम षष्ठभुज में 6 हैं, सम सप्तभुज में 7 हो जानी चाहिए जी। और सम अष्टभुज में 8। यहाँ दिख जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 और फिर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली। एक तो हम शीर्षों को मिला दें और दूसरा मध्य बिंदुओं को मिला दें। हाँ, तो 8 हो जाएंगे। तो हमारी 8 सममिति अक्ष निकल कर के आएंगे। जी। देखो भाई, ये जो है ना 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप कह सकते हैं कि यदि आपका 20 भुजाओं का एक सम 20 भुज है तो उसमें 20 अक्ष निकल कर के आएंगे। जी। इसी ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं आगमन विधि। जी। 3, 4, 5, 6, 7, 8 को देखा और फिर हमने एक रिजल्ट इस्टेब्लिश कर दिया। ये एक जो अंतिम बात करेंगे वो है आपकी एक वृत्त। इसमें कितनी सममिति अक्ष होंगी? इसमें तो रक्षा अनंत हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी। क्योंकि जहाँ से भी मोड़ेंगे हाँ। दोनों तरफ की आकृतियां यानी एक जैसी। केंद्र बिंदु से निकल करके हाँ। कोई भी हम किसी भी व्यास के साथ किसी भी व्यास को ले लें वो सममिति अक्ष बन जाएगी। जी। तो वृत्त के अंदर सममिति अक्ष अनंत है, अनंत हो जाएंगे। हाँ। केंद्र से निकलने वाली प्रत्येक रेखा वो सममिति अक्ष बन जाएगी। आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, त्रिभुज में 3 थी, चतुर्भुज में 4, फिर 5 हुई, 6 हुई। यहाँ पर यदि हम उनकी संख्या बढ़ाते चले जाएं भुजाओं की, अंदर वो खींचें और इनकी भुजाओं की संख्या बढ़ाते चले जाएं तो जितनी भुजाएं होंगी उतनी सममिति अक्ष होंगी। यदि इसको और छोटी छोटी करती जाएं तो ये अनंत भुजाओं वाले ये आपके बहुभुज बन जाएंगे, अनंत भुजाओं वाले समबहुभुज। और अनंत भुजाओं वाले बनेंगे तो सममिति अक्ष भी अनंत ही होगी। तो गणित में एक बहुत जो निष्कर्ष हम निकाला करते हैं कि आखिर ये वृत्त में अनंत क्यों हो गई, इसका संबंध हम स्थापित कर रहे हैं। जी। क्योंकि इसके अंदर यदि हम सम बहुभुज बनाएं जिसकी अनंत भुजाएं हैं तो उनके अनंत सममिति अक्ष होंगे और वो अनंत भुजाओं वाला जो सम बहुभुज बनेगा उसका स्वरूप अंत में होते होते एक वृत्त का रूप ले लेगा। जी। और इसीलिए इस वृत्त के अंदर जो सममिति हैं वो अनंत है। जी। एक पुस्तक में एक प्रश्न दिया हुआ है, समय होगा? अब सर 2 मिनट बचे। हाँ ठीक है, उतने में हम पूरा कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है इनकी पुस्तक में, उसे थोड़ा पढ़ दीजिएगा। ये आपकी पुस्तक में अभ्यास 15.1 का 7वां प्रश्न है। उसमें कहा, मान लो एस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का एक समुच्चय है जिसमें ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षर हैं। फिर उसने बताया है कि प्रत्येक अक्षर को एक आकृति मानकर नीचे दिए गए समुच्चयों को सारणीबद्ध रूप में लिखिए। ए एक्स, यानी ये आपका हाँ एक समुच्चय है जी, है ना? हाँ। इसका नाम उसने दिया है एस। एस एक समुच्चय है हाँ। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी कैपिटल अक्षरों लेटर्स का। और इसमें ए है, ए हाँ। को अलग से बताया है उसने। हाँ ए जो दिया है जी, एक सममित अक्ष क्षैतिज रेखा, हाँ और बी है एक सममित अक्ष लंबवत रेखा। लंबा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये इन वर्णों को हम देखें, हाँ। अल्फ़ाबेट्स को देखें और देखें कि इसमें ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनकी की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सममिति अक्ष बन जाती है। जी। है ना? हाँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, वो उनका सममिति अक्ष बन जाती है। अच्छा, पहले ए को देखते हैं। हाँ। इस ए के अंदर कोई सममिति अक्ष बन सकती है? बन सकती है। कौन सी बनेगी? वो ऊपर एक यहाँ से ऐसे देखा, ये वाली। हाँ। तो क्षैतिज कोई बनेगी?
क्षैतिज नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, एक जो वर्टिकल लाइन है वो निश्चित रूप से ए की एक सममिति अक्ष बन जाएगी। अच्छा, बी के केस में हम क्या करें? बी के केस में तो एक क्षैतिज रेखा बन सकती है। एक क्षैतिज रेखा यहाँ से जाने ये अक्ष। अच्छा, सी के केस में हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सी के केस में भी बन सकती है ये क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ये एक रेखा है। हाँ। इस रेखा के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सी का स्वरूप एक जैसा है जी। क्या डी के बारे में हम कुछ कह सकते हैं? डी के में भी कर सकते हैं सर, क्षैतिज रेखा है ये। हाँ। अच्छा, मान लीजिए एक हम पी बने। हाँ। इसमें कोई एक रेखा खींच सकते हैं? पी के में तो नहीं खींच सकते। नहीं खींच सकते। हाँ। यानी पी एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसमें कोई आपकी सममिति अक्ष नहीं है जी। क्या जेड में हो सकती है? जेड में जी हाँ, जेड में ऐसे तिर्यक रेखा जो जेड की है उसके सापेक्ष। आपका मतलब ये? हाँ, नहीं उधर इसको मोड़ दें। हाँ, तो हिस्सा कवर कर लेगा? नहीं कर पाएगा। अच्छा, ऐसे करके देखें। नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। जेड में कोई नहीं। अच्छा, करके देखें। हाँ, बजाय इसके कि हम हाँ? एक जल्दी में कोई निर्णय निकाल लें। हाँ? हम करके देखें, एक लाइन खींच करके देखें। हाँ? कि क्या उस लाइन के दोनों तरफ मोड़ने पर हाँ? वो एक तरफ का हिस्सा दूसरे हिस्से को कवर कर लेता है। इसी तरह से आप W को देखिए, M को देखिए, Z को देखिए, हाँ? है ना, Y को देखिए, और हर इसके जो अल्फ़ाबेट हैं, हर अक्षर है उसमें सममिति अक्ष। कौन सी सममिति अक्ष? या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये निकालने की कोशिश कीजिए और इस तरह से आप अपने इस प्रश्न को पूरा कर लीजिए। हाँ, स्वस्तिक का एक चिन्ह है। हाँ, स्वस्तिक का चिन्ह देखिए कि वो आपका सममिति अक्ष कौन से सममिति अक्ष पर वो है? स्वास्तिक की आपने बात कही है, यानी मेरे ख्याल में इस तरह की आकृति की आप बात कर रहे हैं जी। ये वाली जी हाँ। क्या इसमें कोई सममिति अक्ष है? अच्छा, मान लीजिए ये खींच लें लाइन। तो नहीं है। नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर ये भी नहीं होगी जी। अच्छा, इसको हम खींच के देखें, मोड़ें तो मोड़